दोस्तों नया पढ़ने से पहले हम कुछ पुराना रिवीजन करेंगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनसे संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 124 की बात करते हैं। इसमें क्या था, सेवानिवृत्त अगर हो जाता है कोई भी न्यायाधीश तो उसके बाद लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लेकिन भारतवर्ष में अभी इतिहास है कि सिर्फ दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सेवानिवृत्त के बाद पद धारण किया लाभ का। जैसे पहला आता है पी सदाशिवम, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। इन्होंने सेवानिवृत्त के बाद केरल राज्य का राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया। नंबर एक, इसे नंबर एक डाल दीजिए। ठीक, ये एक नंबर हो गया। और दूसरा नंबर क्या है, रंजन गोगोई मात्र एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे भारत के जिन्होंने सेवानिवृत्त के बाद इन्हें राज्यसभा सदस्य चुना गया। दो बात हो गई। अब तीसरा अनुच्छेद आता है 127। इसमें तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में गढ़पूर्ति ना हो, मतलब वहां पे न्यायाधीशों की संख्या कम हो, तो वहां पे क्या होता है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति से परामर्श करके जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अंतर्गत करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 128 की। इसमें क्या है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। उसे अगर लगता है कि इस पर समिति बनना जरूरी है या और भी महत्वपूर्ण कार्य करना जरूरी है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है उनको उस समिति के लिए नियुक्त कर सकता है। ठीक, आपका अनुच्छेद 348 में हमने आपको बताया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिए जाने वाले निर्णय या समस्त कार्यवाहियां होंगी वो अंग्रेजी भाषा में होंगी। लेकिन 2019 में एक निर्णय आया तो उसमें और भी भाषाओं को इसमें संकलित किया गया, जैसे हिंदी, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, मराठी, उड़िया भाषाओं में निर्णय को प्रकाशित किया जाने लगा। ये हो गया आपका। अब इसके बाद करते हैं अनुच्छेद 217 की। हमने आपको अनुच्छेद 217 के क्लास फर्स्ट में ये बताया था, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हटाया जाता है उसी प्रकार से हाई कोर्ट का भी न्यायाधीश हटाने के प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब इसके बाद क्या है, कुछ ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको हटाया गया इस प्रक्रिया के अंतर्गत, जैसे सौमित्र सेन हो गए कलकत्ता 2009, पीडी दीपकरण सिक्किम 2009, जेबी पारदीवाला गुजरात 2015, एसके गेगले मध्य प्रदेश 2015। इन्हें क्या हुआ था, इन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया और इन चारों में से सिर्फ एक ही न्यायाधीश ऐसे थे जिन्हें इस पद से इनके विरुद्ध क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। वो थे सौमित्र सेन। कौन था, सौमित्र सेन। एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जो अपना पक्ष रखने के लिए राज्यसभा में उपस्थित हुए और यही एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके विरुद्ध यह प्रस्ताव पास हुआ। सही चल रहा है ना। फिर क्या है, अनुच्छेद 133 की बात करते हैं। इसमें क्या है, हाईकोर्ट अगर, मतलब उच्च न्यायालय अगर दीवानी मामलों में निर्णय देता है और अगर आपको लगता है कि हमारे पास जो है निर्णय हमारे साथ गलत हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया 133 के दीवानी मामलों में। अब 134 में फौजदारी मामले आते हैं। फौजदारी मामलों में क्या होता है, अगर आपको लगता है सुप्रीम हाई कोर्ट ने निर्णय गलत दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये हो गया फौजदारी मामलों में। लेकिन अनुच्छेद 134 के अंतर्गत ये प्रक्रिया है। अनुच्छेद 134 ए में अगर आप किसी भी निर्णय के लगता है कि निर्णय गलत हुआ है और अपील दायर करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को अपील करने के लिए एक हाई कोर्ट से आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। जब आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा तब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पद थे, इन पर चर्चा हुई। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण पद देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। 134 ए क्लियर हुआ था। इसमें क्या था, अगर आप हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अगर आपको लगता है आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे तो उससे पहले हाई कोर्ट से आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। ठीक, अब लिखिए, आगे लिखिए 136, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136। इसमें होता है विशेष अपील के संबंध में होता है। क्या होता है इसमें, विशेष अपील से संबंधित, SLP लिखिए इसको। इसमें क्या था, 136 में विशेष याचिका का उल्लेख है। ठीक है, इसमें क्या है, विशेष याचिका का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 136 में। ठीक, विशेष याचिका, इसे SLP कहते हैं, SLP। ठीक, इसे इंग्लिश में SLP कहते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या है, 136 क्लियर हुआ।
ये हो गया। तो अगर पूछा जाए आपसे कि विशेष अपील की उल्लेख अनुच्छेद इसमें संविधान के, तो आपको बताना है 136 में। अब आगे देखिए अनुच्छेद 137, इस ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका। अनुच्छेद 137 इसमें क्या है? अनुच्छेद 137 इसमें क्या है बताइए, नहीं पता? चलिए हम बता रहे हैं आपको। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय का आदेश की समीक्षा करता है, ठीक है। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश या निर्णय, ठीक, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश, निर्णय या आदेश की समीक्षा करता है कि वो ये समीक्षा करता है कि कोई भी हमसे निर्णय सही हुआ है या गलत, इसकी वो समीक्षा करता है निर्णय देने के बाद, समीक्षा करता है, ठीक। कौन? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, ठीक। अगर कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसकी समीक्षा करता है कि हमसे ये गलत तो नहीं हो रहा, तो वो किसमें? अनुच्छेद 137 में। किसमें? अनुच्छेद 137 में, ठीक। अब अगर बात करते हैं अनुच्छेद अगला, तो अनुच्छेद 145 अगर लिखना चाहें लिख लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 145 इसमें संविधान पीठ का उल्लेख है। अनुच्छेद 145 इसमें क्या है? संविधान पीठ का उल्लेख है। संविधान पीठ कैसे गठन होता है? संविधान पीठ का अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 145 में संविधान पीठ का उल्लेख है, ठीक। अब ये संविधान पीठ किस प्रकार से गठित होती है? न्यूनतम 5 न्यायाधीश हैं, होते हैं, न्यूनतम 5 न्यायाधीश, न्यूनतम 5 न्यायाधीश, न्यूनतम 5 न्यायाधीश, ठीक। कोई भी अगर संविधान पीठ का गठन होता है तो उसमें न्यूनतम कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे, ठीक। कितने होंगे? 5 न्यायाधीश होते हैं। अब पीठ का जो निर्णय है वो बहुमत से लिया जाएगा, ठीक। निर्णय बहुमत से, निर्णय बहुमत से। अब बहुमत से मतलब अगर 5 लोग हैं तो इसमें 3+2, मतलब 3 अगर उसके पक्ष में होंगे तो ये निर्णय माना जाएगा, अगर इधर वाले 2 उसके पक्ष में तो इनका नहीं माना जाएगा। तो जैसे जिधर ज्यादा संख्या होगी उस आधार पर क्या होगा? इनका निर्णय माना जाएगा। निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। और देखिए पीठ का गठन, पीठ का गठन मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। पीठ का गठन कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो पीठ का गठन करता है। इस समय कौन है भारत का मुख्य न्यायाधीश? बताइएगा, बताइए कौन है? ये हो गया आपका। अब बात करते हैं इसमें, देखिए, और संविधान पीठ के अध्यक्ष को मुख्य न्यायाधीश होते हुए निम्न मामलों में पीठ का गठन किया गया, संविधान की व्याख्या सहित, ठीक है। अब अनुच्छेद 143 की अगर बात, 143 लिखा है ना? नहीं, तो अनुच्छेद 143 भी लिख लीजिए। अनुच्छेद 143 ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143, 145 में संविधान पीठ, अनुच्छेद 143 में क्या है? ये क्या करता है? अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। अगर उसे लगता है कि इसी मामले में उसे परामर्श लेना जरूरी है तो वो अनुच्छेद 143 के आधार पर राष्ट्रपति परामर्श लेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेता है, ठीक। ये तो हो गया राष्ट्रपति के संबंध में 143, ठीक। 129 अभी हमने नहीं बताया था। 129 अनुच्छेद, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 में क्या होगा? अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट है वो क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? इसका निर्णय अंतिम होगा, इसका निर्णय अंतिम होगा। जो ये निर्णय दे देगा उसके बाद निर्णय दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया, और जो निर्णय देगा उसको ये अभिलेख के आधार पर अपने पास रखता है, अपने पास भी रख लेता है, ठीक। तो 129 में क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है, अर्थात उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है उनका सबका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक। उच्चतम न्यायालय के निर्णय भविष्य में संदर्भ के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। जो निर्णय देता है उसको वो इसलिए रख लेता है कि भविष्य में अगर कोई निर्णय देना है तो उनको देखकर, उनको समझकर निर्णय दे सके, ठीक। सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। ये पॉइंट लिख लीजिए, ठीक, 129 में ही है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट को अपनी, सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना पर
अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। अधिकार है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति नहीं मानता है उसके निर्णय को तो वो उसको दंड दे सकता है, ठीक। अब अनुच्छेद 138 देख लीजिए। अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 138 में क्या है? इसमें क्या है? संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में बद कर सकती है। संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर, विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा, संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, उसके उसका कार्यक्षेत्र बढ़ा सकती है, में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 138 में क्या है? संसद को यह अधिकार है कि वो ऐसी विधि बनाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से उसको निर्णय देना है या उसे कौन कौन सी पावर उसे वो करानी है, ठीक है। ये तो हो गया अनुच्छेद 138। क्या हो गया? 138। 139 में देख लिए, संसद विधि बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को याचिका जारी करने की शक्ति दे सकती है। 139, ठीक है। 139 देख लीजिए। 139, अनुच्छेद 139 देखिए। 139 में क्या? संसद विधि बनाकर, अनुच्छेद 139, 139 संसद क्या करेगी? संसद विधि बनाकर, विधि बनाकर, विधि बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा, मौलिक अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों के अलावा, संसद विधि बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा सुप्रीम कोर्ट को याचिका जारी करने की शक्ति दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट को याचिका जारी करने की शक्ति दे सकती है। याचिका जारी करने की शक्ति दे सकता है, शक्ति दे सकता है, ठीक है। संसद को अगर लगता है कि कोई किसी पर विधि बनाना उसे पावर, उसे संसद को प्राप्त है कि मौलिक अधिकारों को छोड़कर, मौलिक अधिकारों को छोड़कर, मौलिक अधिकारों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी करने की शक्ति उसे दे सकती है, अगर कोई भी याचिका जारी करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये 127 था, ठीक। ठीक, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक। जब तक के लिए जय